अस्सलाम वालेकुम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 मिनट्स सर मामला ने हमें कॉलोनाइजेशन उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की। मेरी रिक्वेस्ट होगी अगर होस्ट के कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क क्वेश्चन, रेज हैंड कर लें। अ, अ, या अगर चैट बॉक्स में आप डालना चाहते हैं क्वेश्चंस तो काइंडली वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। ये किसी क्वेश्चन है सर? शायद आपके सर, सर शाहिद, सर डॉक्टर शाहिद सर, डॉक्टर शाहिद डॉक्टर सर। साहब को आवाज जा रही? जी जी जा रही है सर। हाँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजारिश ये है कि ये काफ़ी अच्छा स्टार्ट आपने लिया और आपने जिस अंदाज में बताया कि किस तरह से ग़ुलामी में हम गए, और बहरहाल ये तो रिकॉर्ड पे भी मौजूद है कि मुसलमानों के हवाले से अंग्रेज़ों ने स्पेशली कहा था कि जी ये कौम, बहरहाल इसमें सबसे बड़ी बात ये कि ये किसी के अंडर नहीं रहना चाहते हैं, और लिहाजा ये आप देख लीजिए कि जो बगावतें हुई हैं वो सही। हिंदुओं ने नहीं की हैं, मुसलमानों ने ही की हैं। तो ग़ुलामी में ये सारे जुल्म होते रहे कि उलमा को सरेआम दरख्तों से लटका के फांसियाँ दी गईं ताकि जी लोग जी। दीन से भी बेजार हो जाएं, सही। और लोग वही बातें माने जो कि गोरा चाहता था। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि भाई गुलाम जो है वो तो बड़ी बेचारा महदूद सोच का हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। सही। तो आज़ाद जो है उसकी उसकी जो सोच है और वो है। तो वो जो आपने हवाला दिया कि ज़हनी गुलामी, वो तो अब तक बाकी है हमारे पास। जी जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो अभी शायद और कुछ और नस्लों तक चलेगी अगर हमने कोई बहुत एक्टिवली इस पे गौर न किया। हाँ, एक्टिवली ही के लिए मैं बात करना चाह रहा था कि कुछ सजेशंस आज नहीं तो फिर अगली सिटिंग में कर लेंगे जी कि जी। कुछ सजेशंस भी बताइए कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। देखिए मेरी फर्स्ट डिग्री इंजीनियरिंग की थी। अभी भी ज़ाहिर है कि आपकी जो फर्स्ट डिग्री होती है उस पर आपको किसी न किसी अंदाज में इंटरेस्ट बाकी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी सुबह में एक काफ़ी एक्सटेंसिव आर्टिकल पढ़ रहा था। जी वो था इंजीनियरिंग एजुकेशन की रिसर्च, ईईआर इंटरनेशनली कहा जाता है। जी जी। 2005 में उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को डेवलप किया था। 2005 से लेके आज तक भी समझिए कि 20 साल यानी 18 साल हो चुके हैं। जी जी। आपके मुल्क में अब तक ये चीज़ आई नहीं, और आपके मुल्क में अगर ये चीज़ नहीं आती है तो जेन्युइन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कभी भी डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल सही, गोरे बिल्कुल सही। गोरे की किताब पढ़कर और मेरे जैसे प्रोफेसर ये बता के वहाँ पर कि 72 नंबर पेज से लेके 84 नंबर पेज तक याद करके आ जाओ। याद करके आ जाओ। हाँ। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। मैंने खुद भी नहीं पढ़ा होता है, तो लिहाजा मैं कहता हूँ अब यार स्टूडेंट्स को किसी काम पे लगा दो। सही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। तो मैं यही गुजारिश करना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं कि अभी, बल्कि नेक्स्ट सिटिंग में ये ज़रूर बताइए कि ज़हनी ग़ुलामी से बाहर आने के ये देखो डूज़ एंड डोंट्स हैं। जी, और ये इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इस पे बात ये करेंगे। हाँ, वो डीकोलोनाइजेशन का बेसिक पर्पस भी एक्चुअली यही है कि यही किसी बात है, तरीके यही से बात है। हम अपनी ज़हनी गुलामी से निकलें और हाँ, ओरिजिनल थिंकिंग पे आएँ। जब तक ये और उस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम हैं, हम जी कोई हाँ, अच्छा काम कर नहीं पाएँगे। जी हाँ। और आपके यहाँ कोई जेन्युइन रिसर्च नहीं होगी, आपके यहाँ कोई जेन्युइन इन्वेंशन नहीं होगी, कुछ बिल्कुल, भी नहीं बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, कुछ भी नहीं और होगा। आप
आप इसी में खुश रहेंगे कि जी फला चीज पे तो गोरा रिसर्च कर चुका है। जैसे हमने कुछ काम किया था जर्मनी में, जी जी। वो सील्ड सील्ड विंडोज और सील्ड डोर्स का था। अच्छा अच्छा। बहरहाल पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी फर्स्ट डिग्री तो इंजीनियरिंग की थी, तो इंजीनियरिंग से जाहिर है कोई ना कोई आपका रिश्ता, आपकी मोहब्बत बाकी रहेगी, जाहिर है हाँ नहीं, फर्स्ट वो डिग्री तो तो मैंने जैसे आपको बताया ना, वो जहनी खाका तो बन गया इंजीनियरिंग का, तो वहाँ वो तो नहीं वो निकलेगा। जी हाँ। तो यहाँ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी ये बात की थी कि भाई आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और वो हैं और इलेक्ट्रिकल, और हम लोग बैठ के ये चीज़ करें। और कुछ सैंपल्स में लेकर भी आया था वहाँ से, जी जर्मनी से, और एक्चुअल विंडोज थी, यानी वो कोई छोटी विंडोज नहीं थी, बल्कि जी जी। प्रैक्टिकल विंडोज थी। अरे जहन में ये था सर, कि अस्सलाम वालेकुम। जहन अच्छा, ये जो इंशाल्लाह बात आप कर रहे हैं ना, ये तो जब इंशाल्लाह हमारी इस सीरीज में जब डीकॉलोनाइजेशन पे आएंगे तो वहां पे सर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स भी अपनी बातचीत को लेके चलेंगे। अभी तक सर ने जो बात की, एक शाकिला की बात की, एक जो हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर के अंदर उन्होंने काम किया, उसके ऊपर बात जी की। जी। इस रेफरेंस से अगर कोई क्वेश्चन आप शेयर करना चाहें तो। शाकला जो है, अगर आप गौर करिए, बहुत खूबसूरत मिसाल कुरान पाक से दी। और मैं उसमें ऐड ये करना चाह रहा था कि सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है 286 नंबर, जी जी। वो इसको फर्दर एक्सप्लेन करती है कि इंसानी सांचा और इंसानी ज़हनी जो अल्लाह ताला ने आर्किटेक्चर बनाया है वो क्या है। और ये जो है ये बात इसलिए भी बेहद ज़रूरी है कि असल को जब मैं प्रमोट करूंगा तभी मैं अपने नौजवानों से रिजल्ट्स ले सकता हूं। और बेशक असल वही बेशक। है, और असल असल वही है। वही है जो बेशक कि अल्लाह बेशक। ताला ने बता दी है। वकुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिही शाकिल है। फरब्बुकुम आलमु बिमन हुआ अहदा सबीला, 84 नंबर जो आयत है बिल्कुल। सूरह असरा की या 15वें पारे में, वो अल्लाह ताला ने आपके और मेरे लिए सहूलत पैदा कर दी है कि भाई जो तुम्हारा जहनी साचा है, जाहिर है कि जो मेरा जहनी साचा है, मेरे घर का जो चौकीदार है, उसका तो वो साचा नहीं है। हाँ, हर एक का तो सांचा मुख्तलिफ है। हर एक का तो मुख्तलिफ, तो अल्लाह आपने ने जो अभी बात की ना शाकिला के रेफरेंस से, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिल में ये आ रहा है कि सर, जो गुलाम कौम है, जाहिर है वो जो चढ़ता सूरज है उसकी पूजा एक इंसान की फितरत में है। अब वो उसी के एजुकेशन सिस्टम ही के तरीके से वो अपने आप को ग्रूम करेगा, जो भी सो कॉल्ड ग्रूमिंग है, और उसी शाकिला के अंदर वो प्रिंट्स भी होंगे। तो फिर उसी माहौल में रह के एक बंदा कैसे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा सकता है? भाई वो आर्टिफिशियल शाकिला है ना जिसकी बात आप कर रहे हैं। कुरान ने वो शाकिला बताई है जो कर्नल राशिद साहब को अलग मिली है, और मैं हूँ हसन, मुझे अलग मिली है। अमानुल्लाह साहब प्रोफेसर हैं, उनको कुछ और मिली है। तो असल की तरफ आना है आपको, उसकी तरफ नहीं आना है कि जी गोरे ने बता दिया कि तुम्हारी ज़हनी साख्त क्या है, तो मैंने कहा हाँ जी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये किताब उसकी जो है 20 लाख कापियां सेल हो चुकी हैं, लिहाजा सबसे ज्यादा समझदार तो वही है। वही। ठीक है मैं ना। दरअसल वो तो आप इसी बात को लेके चलूंगा। आज हम दुनिया में जब देखते हैं, हमारे पास जितने भी रिनाउंड रिफॉर्मिस्ट हैं, चाहे हम डॉक्टर इसार अहमद साहब को देख लें, वो इसी सिस्टम की पैदावार थे, और उन्होंने फिर इसी के अगेंस्ट आवाज भी उठाई, अपने प्रोफेशन को छोड़ा। नौमान अली खान की नाम ले लें, अब के कई पाकिस्तान में बहुत सारे नाम हैं। इवन डॉक्टर फरद हाशमी कहती है, अगर मैंने पीएचडी यूरोप से ना की होती तो शायद मैं ये इस्लाम को ना समझ सकती, अगर मैं पाकिस्तान के किसी मदरसे से या कहीं से करती। तो ये एक डायकॉटमी तो है सर, कि अगर हम ये इल्म नहीं सीखेंगे, लेकिन नो डाउट जब इल्म सीखते हैं तो वो फिर प्रिंट भी होती हैं चीजें। इसको आप कैसे देखें? नहीं राशिद भाई, बात ये है, पहली बात अ, जो आपने कहा कि डॉक्टर इसरार हैं इस किस्म के, तो आप
जाकिर नाइक हैं, गामदी साहब हैं, पीसीओ और भी हैं, लेकिन ये कितने करोड़ में से कितने लोग हैं? जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है एक अमूमी जहन जो कौम का बनता है। और वो ये जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि एक मसनूई शाकला पे काम होता, आपको वो शाकला यूं लगता है कि शायद वो वाकई ओरिजिनल है, जिसको डॉक्टर भट्टाचार्य ने यही कहा था कि वो एक शैडो माइंड बन जाता। तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि एक शैडो शाकला बन जाती, जिसको वो आपको ये यकीन दिला देते हैं कि यही असल में आपकी शाकला है, और इसको आप मान लें कि आप इंफीरियर हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं, इसलिए हम आपको अब तहजीब भी सिखाएंगे, हम आपको साइंस भी सिखाएंगे, हम आपको दीन भी सिखाएंगे। डॉक्टर फरहत हाशमी की बात तो बिल्कुल आपने जो कही, मैं एक लिहाज से तो मानने को तैयार हूं कि हाँ, वहां पे आपको एक आजादी है अपनी राय को बयान करने की। आप जो आपके जी में आया है वो आप कह सकते हैं। शायद हमारे यहाँ अभी तक वो चीज पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं गांधी साहब को कोट करूंगा कि किसी ने उनसे कहा था कि जी ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कैसे हो सकता, तो उन्होंने कहा भाई इत्तेहाद की बात तो बात की है, पहले इख्तलाफ करना तो सीख लो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें इख्तलाफ करना नहीं आता, हम इल्मी इख्तलाफ नहीं करते। हम जब भी हमारा इख्तलाफ होता है, बल्कि मैं तो उसे, आपने वो जो ओरिजिनल बात है कि वो आपका जो जहनी खाका है, जो आपका मेंटल मॉडल है, उससे अगर कोई बात टकराती है तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाता है, हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। वेस्ट ने जो कमाल एक किया है, जिसको हमें मानना चाहिए, उन्होंने ये कमाल किया है कि उन्होंने तय कर लिया कि इंतहाई इख्तलाफ राय के बावजूद हम एक घर में रह सकते हैं, इंतहाई इख्तलाफ राय के बावजूद हम एक पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, और इंतहाई इख्तलाफ राय के बावजूद हम एक यूनिवर्सिटी में इकट्ठे बैठ के चाय भी पी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने हर चीज को सबज और सुर्ख रंग देना शुरू कर दिया, चाय भी हमारी सबज या सुर्ख बन जाती है। तो पहले हमें ये इख्तलाफ करना सीखना होगा, बर्दाश्त करना सीखना होगा। ये इस हद तक तो मैं उनकी बात को जरूर तस्लीम करता हूँ डॉक्टर फरहत की, कि वहां पे उनको ये ट्रेनिंग जरूर मिली होगी कि हम किस तरीके से रिसर्च करें, ओपन माइंडेड किस तरीके से रहें। वरना तो आपके सामने है, जाकिर नाइक को इंडिया से भागना पड़ा, गांधी साहब को पाकिस्तान से भागना पड़ा, अब पता नहीं किस किस को भागना पड़ेगा। लेकिन ये कौमें इस तरीके से बनती हैं, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है। आपको अमेरिका में भी पहले 200 साल बल्कि 300 साल आप देखें तो क्या था, काउबॉयज थे, ये भी पार्लियामेंट में बैठ के टेक्सास और एरिजोना वाले एक दूसरे को कुर्सियां मारा करते थे। 1950 तक तो काले को ये बैठने नहीं देते थे। तो ये एक ट्रांजिशन है। होता यही है कि चंद लोग होते हैं जो बोलते हैं, बात करते हैं, वो फिर आगे मल्टीप्लाई होती रहती है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा कि हमें करना क्या है, बातें तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अगले चंद नशिस्तों में कंक्रीट पॉइंट्स भी आएंगे कि अब हम करिकुलम में कैसे चेंज लाएं और किस तरीके से चलें। लेकिन एक बात बहुत वाजे है मेरे जहन में, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर एक का वाजे जो होता है वो मुख्तलिफ होता। तो जो जो मेरे जहन में एक बात वाजे है वो ये है कि जब तक आप अपने बच्चों पे मेहनत नहीं करते, आपके स्कूल जो है वो नर्सरी और 5वीं जमात तक के बच्चों पे तरबियत नहीं करते और उनको रट्टा लगवा के सिर्फ किताबें याद करवाते हैं, इम्तिहान लेते हैं, कौम तब्दील नहीं हो सकती। आप जापान को देख लें तो क्या है, एक 5वीं जमात तक तो मेरा ख्याल वो पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी नहीं है। बच्चे आके सुबह सुबह फर्श साफ कर रहे होते हैं, बच्चे दोपहर में खाना सर्व कर रहे होते हैं, बच्चे ये सीखते हैं कि रोड क्रॉस कैसे करनी है। ये तरबियत आपको, ये माइंडसेट, ये जहनी खाके जो हैं ये आपको बनाने पड़ेंगे। फिनलैंड की हम बात करते हैं कि जी दुनिया में बेहतरीन निज़ाम है, वो तो 7 साल के बच्चे को स्कूल नहीं जाने देते, उसके बाद वो स्कूल जाता है, फिर उसके बाद कोई 10वीं तक कोई टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता।
इसी तरीके से देखिए पाको हिंद की कुछ 6000 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो यार इसमें कोई विजडम नहीं थी, हम विजडम लेने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। कभी हम मॉस्को पहुंचे होते हैं, तो कभी हम न्यूयॉर्क पहुंचे होते हैं विजडम लेने के। अब ये 1857 से पहले क्या हमारे पास कोई तालीमी निज़ाम नहीं था? बहुत फ्लेक्सिबल तालीमी निज़ाम था, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। वो पाठशाला हुआ करते थे, मदारस हुआ करते थे, हर मदरसा आज़ाद था, हर पाठशाला आज़ाद था, उस्ताद आज़ाद था, वो अपना पढ़ाता था, करता था। ये इस पे बात करेंगे कि ये स्टैंडर्डाइजेशन और ये स्कूल सिस्टम जो है ये किस जहन की इजाद है। और एक बहुत अच्छी वीडियो है, हम तो आपको तो क्लास में भी दिखाई होगी, आपको याद आएगा वो होल इन दी वॉल, जो आपको से कि बच्चे खुद सीखते हैं। यू डोंट रियली नीड कि आप उनको बैठा के और उनके दिमाग में कोई घोटा डाल रहे हैं। जस्ट गिव देम एन एनवायरनमेंट, उनको माहौल दीजिए, उनको आज़ादी दीजिए, उन पर इंट्रीगिंग क्वेश्चंस उनको दीजिए। आप परेशान हो जाएंगे कि उन्होंने कैसे सीखा, क्या किया, खुद ही वो करेंगे। तो ये है, बच्चों पे जब तक मेहनत नहीं होगी उस वक्त तक कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। सर आपने जो बात की, अब बात तो एक गुलाम कौम है, हम आवाम में से ही चेंजेस आती हैं, चंद लोग काम करते हैं, फिर रिजेंटमेंट आती है, वो बाहर भी चले जाते हैं, जैसे हम हिजरत अफशा को देखेंगे या हिजरत मदीना को देखेंगे। अ, ये जो अ, हमारे भी जब ये तालीमी निज़ाम अच्छा था तो हमारी भी एक एम्पायर थी, चाहे वो मुगल एम्पायर, जो भी उसमें इश्यूज थे, लेकिन एम्पायर तो थी हमारी। हमारे यहाँ भी सूरज की एक खूबसूरती थी। फिर कॉलोनियल हम बन गए, वो अलग मसला आया, तो वो इंस्टीट्यूशन तबाह हो गया। आज जब हमारे बच्चे बाहर से आते हैं तो वहां तो अपनी सारी उनकी रवाज भी बदल जाते हैं। पाकिस्तान में जैसे लैंड करते हैं तो वहीं पे थूक भी फेंकेंगे, वहीं पे वो सफाई करने के उनको स्वीपर चाहिए क्योंकि वो सस्ती मिल जाती है उनके पास। वो पूरा कल्चर जो बाहर सीख के लाए होते हैं यहाँ खत्म हो जाता है। तो बच्चों में तो मैं देखता हूँ कि उनमें यहाँ चेंज है, दे कैन गो अगेंस्ट द राइटिंग। तो डू यू थिंक ये जो कॉलोनियल डीकॉलोनाइजेशन से कॉलोनाइजेशन है, ये कोई डिवाइन इंटरवेंशन होती है तो तब ये मूवमेंट होती है, या क्या है ये सिलसिला? देखिए अभी तो आज तो हमने डीकॉलोनाइजेशन पे बात ही नहीं की, अच्छा। इसलिए इस पे तो सवाल आज मत करें। वो जब आएंगे उस पे कि भाई फिर के पहले तो ये समझ लें कि ये कॉलोनाइजेशन क्या है और इसने हमारे जहनों पे कैसे असर डाला है। अभी तो ये बात सिर्फ हुई कि हमारा जहन काम कैसे करता है, जहनी खाके बनते हैं, उनको कैसे तालीम में इस्तेमाल किया गया। मैंने लास्ट टाइम भी जब एक लेक्चर में आपसे बात की थी, आप ये देखिए कि आप अपने स्कूल में बच्चों के क्या मेंटल मॉडल्स बना रहे हैं। आप पहला मेंटल मॉडल ये बनाते हैं कि उर्दू कोई एक इंफीरियर जुबान है और अंग्रेजी बोलोगे तो फिर तुम माशाल्लाह जबरदस्त इंटेलिजेंट और कमाल की बात। फिर हम उनको ये भी रोल मॉडल के तौर पे खुद भी पैंट कोट टाई पहन के जाते हैं, उनको ये बताते हैं कि ये जो सलवार कमीज है ये शायद ये माली चौकीदार ये उनका लिबास है। अगर आप महजब बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये एग्जांपल दी थी कि मुझे दुख होता है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सारे के सारे कोट और टाई पहन के बैठे हुए होते हैं। मुझे उस पर बिल्कुल कोई एतराज नहीं है। एतराज मुझे उस वक्त होता है कि जब आपने अपने चौकीदार जो वो वहां पे वो चौबदार खड़ा हुआ होता है उसको आपने सफेद सलवार कमीज, काली शेरवानी और ऊपर जना कैप पहनवाई हुई। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का इदारा जो है वो ये मेंटल मॉडल्स बना रहा है तो बाकी हम क्या बात करते हैं। अब सवाल ये है, पिछले अब ये हुआ था करें क्या। देखिए ये नहीं होता कि पूरी की पूरी कौम तब्दील होती है। होता यह है कि कौम के अंदर एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट होता
वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करता है, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो कोई और चीज हो। वो एक खास मैस तैयार होता है, वो डेडिकेशन से काम करता है और फिर कौम तब्दील हो जाती है। तो अवाम और नास को तो कुरान ने भी कहा ना, ये तो फिर वो भेड़ बकरियां हैं, चौपाए हैं, या शायद उनसे भी गए गुजरे हैं, काला नाम वाली बात है। और मुझे याद, ये युगांडा है या घाना है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। वो अगर उनका वो प्रेसिडेंट मुसलमान बनता तो सारी कौम मुसलमान हो जाती, जब उनका वो ईसाई प्रेसिडेंट कहीं बनता तो सारी कौम ईसाई हो जाती। सारी कौम साम्राज्य के 70-80% सारा अपना। तो अवाम की बात नहीं है, बात ये है कि एक हम लोग जो इस वक्त बैठे हुए बात कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कौम को आप छोड़ें कि कैसे ठीक होगी, अपने घर से शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने आप से शुरू कीजिए। क्या मैं ओरिजिनल थिंकिंग करता हूं, इस पे सवाल कीजिए। क्या मैं मुस्तार लिए हुए मॉडल्स को सिर्फ ग्रीन रंग करके तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा? जो मैंने करिकुलम बनाया है वो कहाँ से मैंने मुस्तार लिया है? क्या वो मेरे कल्चर के साथ वो मिलता भी है या नहीं मिलता है? किस किस्म के लोग हम तैयार करना चाह रहे हैं, क्या मुझे ये पता भी है? क्या हम सिर्फ नौकरी पेशा और पैसे के पीछे भागने वाले लोग तैयार कर रहे हैं? आप स्कूल के बच्चे को भी यही बताते हैं, कामयाबी किस चीज का नाम है? पैसे का। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, इफ नॉट बाय इंटेंट बट बाय डिजाइन, आप अपने बच्चों के जहन में कामयाबी का जो आपने खाका दिया है वो बहुत गलत है, और वो हम उसी को चलाए चले जा रहे हैं अपने घरों में भी और बाहर भी। तो अगर ठीक करना है तो सबसे पहले तो आज सोने से पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, सुबह उठ के अपने बच्चों से बात करूंगा, एंड देन वी स्टार्ट। सर मेरा जो अगर किसी का क्वेश्चन है काइंडली तो रेज हैंड, वरना फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। इफ समवन वांट्स टू आस्क क्वेश्चन प्लीज। चलें सर, जब हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो जनरली हम ब्रिटिश की बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट से लेके अभी तक, और अब अमेरिकन की भी। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि पावर कॉरिडोर्स बदल रहे हैं। रशिया का बहुत इम्पैक्ट इंडिया पे रहा, अफगानिस्तान पे रहा, लेकिन हमें उसकी वो छाप नजर नहीं आई वहां पर जो एक जिस तरह ब्रिटिशर्स ने और अमेरिकन ने छोड़ी है। और अब पावर सेंटर्स बदले, डू यू थिंक इससे डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस भी जनरेट करेगा जब ये पावर सेंटर शिफ्ट होंगे? सर बिल्कुल नहीं करेगा, और उसकी वजह यह है कि गुलाम कौम एक के पीछे लगी हुई थी अभी तक, और वो फौरन उससे हटके तो किसी दूसरे के पीछे लग जाएगी। जब तक आप ओरिजिनल थिंकिंग पैदा नहीं करते बच्चों के अंदर और अपने अंदर, और आप एक कॉन्फिडेंस नहीं देते बच्चों को और अपने आप को कि नेल्सन मंडेला ने बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि टीच योर किड्स that they are not an iota inferior to their counterparts in the West. वो वेस्ट के बच्चों से एक रत्ती भी कमतर नहीं है। जब तक ये हमारे अंदर चीज पैदा नहीं होगी, उस वक्त तक हम अमेरिका को छोड़ के फिर चीन के पीछे लग जाएंगे, फिर जो चीन का कल्चर है वो लेके आ जाएंगे, और फिर हम उसके लिए लॉजिक बनाना शुरू कर देंगे। कि अभी आज पूरी बात हो नहीं सकी, लेकिन असल चीज ये है कि डॉक्टर डिबोनो ने जो बात कही, और उस पर मैं आपको याद होगा क्लास में भी बहुत तफसील से बात करता हूँ। उसने ये कहा कि इंसानी जहन जो है वो परसेप्शन की गलती करता है, लॉजिक की गलती नहीं करता। हम में से हर एक के पास अपने नुक्ता नजर के लिए बेहतरीन दलाइल होते हैं, इसीलिए हम मुख्तलिफ मकातब फिक्र में भी बटे हुए होते हैं। दलाइल किसी चीज का हतमी हल नहीं है। अगर आपकी उसका बड़ा मजे का फिक्रा है कि अगर किसी इशू के बारे में आपकी परसेप्शन गलत है तो नो अमाउंट ऑफ लॉजिक कैन गेट यू टू द राइट सोल्यूशन। ये परसेप्शन कैसे ठीक हो, कि फिर एक लेक्चर की बात है, इस पे फिर इसी वक्त इंशाल्लाह
बात करेंगे। तो आप ये किसी जब तक बात उनकी को अगर मैं परसेप्शन लेके गुलामाना चलूं, है। सर, जी आप किसी बात को लेके चलूं तो मुझे यूं लगता है जैसे एक्चुअली मेरा सीरत की तरफ ज्यादा रुझान है कि वहां तो हम देखते हैं कि एक साहबी उठते थे और एक नॉन मुस्लिम एम्पायर में जाते थे, वो अपना मजहब चेंज नहीं करते लेकिन वहां इम्पैक्ट डाल देते थे। तो अब एक शख्स हो और एक एम्पायर हो, और एक शख्स का इम्पैक्ट एक एम्पायर पे पड़ रहा है, ना कि एम्पायर का इम्पैक्ट उस शख्स पे पड़ रहा है। ये कॉलोनाइजेशन, इसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे? देखिए, ये जो एम्पायर का इम्पैक्ट है या सोशल प्रेशर है, वो तो है, इंसानों पे होता है। हम जो मेरे ख्याल में एक बुनियादी गलती करते हैं जब किसी रिफॉर्म के लिए सोचते हैं, तो हम पहले दिन ही पूरी दुनिया को तब्दील करने का सोचना शुरू कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तो अपने पैगंबर को कहा, और वो पैगंबर भी आका नामदार रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये आपके जिम्मे नहीं है कि इन सबको हदायत मिल जाए। आपके जिम्मे क्या है? आपके जिम्मे अबलाग है। आपके जिम्मे यह है कि जो मैसेज आपको दिया जाता है, जो वही आपको की जाती है, वो इन तक पहुंचा दो, पहुंचाते रहो उस वक्त तक जब आपके सांस में सांस है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने तौर पे कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। जहां जहां हमारा हल्का असर है, वहां पे हम ये बातें करना शुरू कर दें। मैं बड़े यकीन से आपको कहूं कि आज से 30-40 साल पहले ऐसी बातें नहीं होती थी। हमने जब पढ़ा था तो हमने तो ये पढ़ा था कि आई बैक टू स्टेट, और आखिर में योर ओबीडियंट सर्वेंट हुआ करता था। बहुत तब्दीली आई है। हमें इसको कोई मायूसी की बात नहीं है। तब्दीलियां ओवरनाइट नहीं आती हैं, लेकिन ये कि कुछ लोगों को जिंदगियां इसमें खपानी पड़ती हैं, वो अपनी मेहनत करके चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि कार्ल मार्क्स अपना लिख लिखा के बात करके मरमरा गया। 70 साल बाद कम्युनिज्म आया उसके मरने के बाद। तो अब हमें इस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि इस वक्त क्या हो रहा है, ये कल तक फिजिबल है या नहीं है, ये नहीं। आप बात करना शुरू करें, अपने हल्का असर में उसको नाफिज करें, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये सारा मामला बेहतर होगा। आपकी बात को अगर सर समराइज करूं तो बेसिकली बात तो ये समझ आती है कि अगर हम डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल एक्ट से स्टार्ट होगा, और दूसरा ये है कि वी शुड नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड, वी शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। बिल्कुल कि और हम अपना हिस्सा डाल दें, जैसे अपना हिस्सा डाल दें। जैसे नबी को आतिश नमरूद में भेजा जाता है, तो वो फाख्ता की बात आती है कि मेरे पास एक कतरा है, मैं उसको लेके चलूं, वो तो हर डाल शख्स दूं ना। अपना हिस्सा पूरा करे। दुनिया क्या कर रही है, आई शुड बी लीस्ट बॉदर। सही। अरे पर लीस्ट बॉदर्ड तो नहीं, यानी आई एम बॉदर्ड, बट मैं उस पे ज्यादा मुझे परेशानी है जो मेरे हल्का असर के अंदर उसने स्टीवन कोवे ने हाँ उसी की बात है। उसने ये कि देखिए, हर इंसान के वो जिसको आप कहते हैं कि एरिया ऑफ कंसर्न्स होते हैं। अब एक वो है कि जो उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक एरिया ऑफ कंसर्न है। मतलब हमें ये भी कंसर्न है कि अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है, ये कंसर्न तो है। पाकिस्तान में ये इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, पहले क्या हुआ, ये कंसर्न्स हमारे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं आज इस हुकूमत में जाके कुछ असरअंदाज हो सकता हूँ? मैं नहीं हो सकता। मेरा काम क्या है, मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे हल्का अहबाब है, उन पे मैं असरअंदाज हो सकता हूँ। मुझे काम करना चाहिए अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, नॉट ऑन द एरिया ऑफ कंसर्न। कंसर्न तो बहुत सारे हैं हमारे। तो वो बेकार की मेहनत है, बेकार की डिस्कशन है। वो अक्सर मैं उसको कोट करता हूँ, वासिफ अली वासिफ को, बड़ी मजे की बात उसने कही। वो कहते कि जी एक दिन उसके पास एक दोस्त आया, कह रहा यार वासिफ मैं बहुत परेशान है। क्यों है?
क्या यार मुल्क दे हालात जेड़े ने बहुत खराब हो गए। क्या अच्छा तू खराब कीते ने? कहंदा नहीं। कि तू ठीक कर सकना है? कहंदा नहीं। तो फिर चुप करके बैठ के चाह पी। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे जो है हमें, जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स पे कंसंट्रेट करें। स्कूल के टीचर हैं, बच्चों पे उनके माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की। छोटी छोटी सी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में भी कही थी आपके वो ग्रुप में ही। वो बड़ा अच्छा एक स्कूल है जिसकी वो बात अक्सर वो आ रही होती है और आई एंजॉय दैट। लेकिन वो एक दो बच्चे गेम खेल रहे हैं और आखिर में एक विनर करार दे दिया जाता। उसको आपने जब विनर का लगाया है ना बोर्ड, तो एक वर्चुअल लूजर का बोर्ड आपने दूसरे के सर पे लगा दिया। एंड until and unless we अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना, ये कंपटीशन वगैरह वाला, तो हम ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहेंगे। विनर वाला मुतकब्बर होता रहेगा, लूजर वाला जो है वो डिप्रेशन में जाता रहेगा। तो हमें इनको लेके चलना है, बच्चों पे मेहनत करने की जरूरत है। लंबी बातें हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जज़ाकल्लाह सर। अभी सर टाइम भी क्लोज होने वाला है। मुझे अगर आप ऑडियंस को ये भी बता दें कि नेक्स्ट इंशाल्लाह आप किस टॉपिक को, सब टॉपिक को लेंगे इस सीरीज में। वो आज की ये जो महफिल हुई है, मैं इस पे आगे लेके चलूंगा कि भाई ये फिर एजुकेशन को एज ए टूल कैसे इस्तेमाल किया गया। तो ठीक, पहले तो ये काम होगा, फिर हम ये सोचेंगे कि उसका अब तदारुक क्या किया जाए। समझ गया। तो अगला बात जो है तकरीबन इसी पे चलेगी कि एज ए टूल जो है वो कॉलोनाइजेशन में एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया, और उसमें हम देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलरली क्या रोल प्ले किया। ये ज़हनी गुलामी पैदा करने में एजुकेशन का कितना हिस्सा था, जो अभी तक हमारी उससे जान नहीं छूट रही। और इस पे अगर कुछ साथी चाहें तो मैं कुछ आर्टिकल्स रेफर कर सकता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, इवन इंडिया पे भी काफी सारा उन्होंने किया है कि पोस्ट कॉलोनियल एजुकेशन रिफॉर्म्स जो हुई हैं उनमें वो कॉलोनियल असर कितना बाकी है। और ये वही बात है कि हम कहते तो हैं कि शायद अब हम अपना सोच रहे हैं, लेकिन हम वो जो जहनी खाके बने हुए हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, आई विल बी दैट इज द ऑफलाइन। अगर प्रॉब्लम आप विद वो ह्यूमन शेयर कर ब्रेन। दें, वो आर्टिकल्स मेरे साथ शेयर करें, किसी को चाहिए होंगे तो मैं आगे शेयर कर दूंगा। जी मैं आपको ऑफलाइन आपको सर चंद आपने आर्टिकल टाइम निकाला मेंटल मॉडल्स पे चंद आर्टिकल पहले भेजता हूँ, सर। ताकि इस पे एक उस पे फिर जरा डिस्कशन भी अच्छी हो जाती है अगर पढ़ा हुआ हो तो। सर इंशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर, सही। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला एंड द पार्टिसिपेंट्स। इंशाल्लाह मेन मकसद यही है कि एक वही बात है, एक एरिया ऑफ कंसर्न और एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एटलीस्ट हम अब बात करना शुरू करें। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट डजंट मैटर, एटलीस्ट जिसने सुना है अगर यही बात अपने घर में बच्चों से, अपने हमसायों से, दोस्तों में हल्के अहबाब में करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात स्प्रेड होगी और जी हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी लाएंगे। सर बहुत और बहुत शुक्रिया आपका टाइम जैसे निकाला। मैंने आपसे कहा कि ये देखें कि अगर हम कोई वन डे वर्कशॉप कर सकें जिसमें लोग आ जाएं सर और उसमें जरा डिटेल से बात हो जाएगी और देख लें। इंशाल्लाह इस पे मैं से वर्किंग करता हूँ सर। बहुत शुक्रिया ठीक है। सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।